नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका टाइम्स नाउ नवभारत पर। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। आज कांग्रेस का स्थापना दिवस है। कांग्रेस का गठन हुए आज 137 साल हो गए। आजादी की लड़ाई में कांग्रेस के नेताओं का बड़ा योगदान रहा है, लेकिन सवाल आज उठ रहा है उसके स्थापना दिवस पर कि क्या आज की कांग्रेस पार्टी कंफ्यूज हो गई? क्या आज की कांग्रेस के कुछ नेता राजनीतिक विरोध के नाम पर राजनीतिक मर्यादा की लक्ष्मण रेखा लागने से बाज नहीं आ रहे? मैं बात कर रहा हूं पूर्व केंद्रीय मंत्री मणिशंकर अय्यर। मणिशंकर अय्यर ने एक बार फिर ऐसा बयान दिया है जिस पर हंगामा मच चुका है और इस पर काफी प्रतिक्रियाएं आने लगी। आप सभी जानते हैं कि मणिशंकर अय्यर के नेता राहुल गांधी कन्याकुमारी से चलकर दिल्ली पहुंचे हैं और बहुत जल्द भारत जोड़ो यात्रा का दूसरा फेज भी शुरू हो जाएगा। भारत जोड़ो नाम से राहुल गांधी यात्रा निकाल रहे हैं। राहुल नफरत के सामने मोहब्बत बांटने के नाम पर भारत जोड़ो की बात कर रहे हैं और इसे ही यात्रा का मकसद बता रहे हैं। लेकिन मणिशंकर अय्यर इससे आगे निकल गए। उन्होंने सीधे सीधे अपने नेता से अलग देश को टूटा हुआ बता दिया। सवाल पब्लिक का है कि भारत जोड़ो के नाम पर भारत को बदनाम क्यों कर रहे हैं मणिशंकर अय्यर। वैसे जब मणिशंकर अय्यर का बयान सुर्खियां बटोर रहा है तो आपको यह भी बताता चलूं कि कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी और बीजेपी सांसद प्रज्ञा ठाकुर पर भी भड़काऊ बयानबाजी का आरोप लग रहे हैं। सवाल पब्लिक का इसीलिए आज है कि क्या देश के माहौल को खराब करना ही नई पॉलिटिक्स हो गई? क्या यही नई रवायत है? एक और पीएम मोदी की सरकार का दावा है कि देश बदल रहा है, दूसरी ओर भारत टूटा की रट है। सवाल ये कि ये कैसी लड़ाई, क्या है सच्चाई? यही है आज सवाल पब्लिक। इस देश में राजनीतिक यात्राएं होती रही। विपक्ष में रहते हुए कभी चंद्रशेखर ने यात्रा निकाली, तो कभी अटल बिहारी वाजपेयी ने, तो कभी लालकृष्ण आडवाणी ने भी यात्रा निकाली और हर राजनीतिक यात्रा का अपना एक मकसद भी रहा। हर बार ऐसी राजनीतिक यात्राओं के जरिए सत्ता पक्ष से लड़ाई भी लड़ी गई। लेकिन क्या राजनीतिक लड़ाई का मतलब यह हो सकता है कि देश को ही टूटा हुआ बता दिया जाए? सुनिए मणिशंकर अय्यर ने क्या कुछ कहा जिस पर सवाल उठ रहे हैं और जिस पर हंगामा मचा। इतनी जो मेहनत राहुल गांधी कर रहे हैं उस मेहनत से भी कुछ नहीं होगा। विपक्षी एकता करनी पड़ेगी, आपको लगता है? नहीं, हम ये जो यात्रा चल रही है बार बार 24 घंटे मुझे मारपीट, हिंसा, नफरत दिखाई देती है। क्यों? क्योंकि ये आपका ध्यान इधर से उधर ले जाना चाहते हैं। जो सच्चे मुद्दे हैं उस पे आपका ध्यान गलती से ना चला जाए। जैसे जब कोई आपकी जेब काटता है, वो चाहता है कि आपका ध्यान आपके जेब पे गलती से भी ना चला जाए। राहुल गांधी को आपने सुना, उन्होंने कहा कि लोगों के बीच कोई नफरत नहीं। तो सवाल उठता है कि जो मणिशंकर अय्यर ने कहा कि देश टूटा है, वो देश टूटा कहां? ठीक है, राहुल गांधी को टीवी चैनलों में नफरत दिखती है, लेकिन कम से कम वो मणिशंकर की तरह देश को टूटा हुआ तो नहीं बता रहे। वैसे एक बात बड़ी मजेदार है, मणिशंकर हो या फिर खुद राहुल गांधी, इन्हें दोष सामने वालों में दिखता है, कभी अपनों में कोई कमी दिखाई नहीं देती। और जब उनसे सवाल पूछिए तो अलग अलग तर्क आते हैं। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद हैं इमरान प्रतापगढ़ी। वैसे तो ये शायर हैं, लेकिन एक मुशायरे में पढ़ी गई उनकी चंद लाइनों पर इस वक्त बवाल मचा हुआ। बीजेपी के नेता आरोप लगा रहे हैं कि इमरान प्रतापगढ़ी ने भड़काऊ बयानबाजी की। सुनिए प्रतापगढ़ी ने शायरी के नाम पर क्या कुछ कहा। न बुज़दिल की तरह तुम जिंदगी से हार कर मरना, अरे ईमान वालों जुल्म को ललकार कर मरना। कमजोर तालियां हैं, चौथे मिसरे पे एक एक हाथ की कसम है पीछे तक। तो मैं कहने जा रहा हूं उस पे एक एक हाथ उठना चाहिए। अरे ईमान वालों जुल्म को ललकार कर मरना, कभी जब भेड़ियों का झुंड तुमको घेर ही ले तो, अगर मरना पड़े तो 4-6 को मार कर मरना। अगर मरना पड़े तो 4-6 को मार कर मरना। इमरान प्रतापगढ़ी को आपने सुना, मार कर मरने की बात अपनी शायरियों में। जनाब कवि हैं, शायर हैं, ऊपर से राजनेता हैं। इमरान प्रतापगढ़ी को तो अपने शब्दों की संवेदनशीलता को और गहराई से समझना चाहिए था। खैर, बीजेपी अगर इमरान प्रतापगढ़ी पर सवाल उठा रही है तो उसे सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर के बयानों पर भी जवाब देना। सुनिए प्रज्ञा के किस बयान पर हंगामा मचा। कुछ नहीं,
तो सब्जी काटने वाला चाकू जरा तेज रखो, स्पष्ट बोल रही हूं। उन्होंने चाकू से हमारे हर्षा को गोदा था, उन्होंने चाकू से हमारे वीरों को, हिंदू वीरों को, बजरंग दल के कार्यकर्ता, भाजपा के कार्यकर्ता, युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं को गोदा है, काटा है। तो हम भी सब्जी काटने वाले चाकुओं को जरा तेज रख लें, पता नहीं कब कैसा मौका आए। तो जब हमारा सब्जी अच्छे से कटेगी तो निश्चित रूप से दुश्मनों के मुंह भी और सिर भी अच्छे से कटेंगे। आगे बढ़ते हैं अब उन सवालों पर नजर जिनके इर्द गिर्द सवाल पब्लिक का की चर्चा आगे बढ़ेगी। सवाल पहला होगा कि क्या मणिशंकर का भारत को टूटा हुआ बताना, राहुल के भारत जोड़ो पर पानी फेरना। दूसरा सवाल होगा कि पीएम मोदी के विरोध के नाम पर क्या भारत को बदनाम किया जा रहा है। तहसीन में आपके पास आता हूं, अजीब स्थिति है। राहुल गांधी कहते हैं कि देश में सब कुछ ठीक है, कहीं नफरत नहीं है। मल्लिकार्जुन खड़गे कुछ और कह देते हैं, उसके बाद मणिशंकर अय्यर तो सीधे कह देते हैं कि साहब देश टूटा हुआ है और भारत जोड़ो यात्रा से उसे जोड़ रहे हैं। ये कंफ्यूजन क्या है, लोग नहीं समझ पा रहे। कंफ्यूजन कुछ नहीं, कल आपने प्रज्ञा ठाकुर जी का स्पीच सुना, जो नफरत, जो एक महिला बेल पर, मेडिकल ग्राउंड्स पे बेल पर बाहर है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जिसने मेरे दोस्त शहीद हेमंत करकरे को गद्दार कहा, नथुराम गोडसे को गद्दार कहा, और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नाविका जी को कहा कि मैं इसे हृदय से माफ नहीं करूंगा। वो कह रही है कि सबको चाकू उठाना चाहिए, सर काटनी चाहिए, मॉब वायलेंस वो इंसाइट कर रही है सुप्रीम कोर्ट के मेरे केस के जजमेंट के खिलाफ। और सुबह से मेरे रिप्रेजेंटेटिव्स एफआईआर के लिए दर्ज करने के लिए बैठे हुए, और कर्नाटका पुलिस और एसपी एफआईआर दर्ज नहीं कर रहे। कभी पूछते आप तहसीन पुनाला हो या नहीं। ये सिस्टम के खिलाफ हम लड़ रही, इस सिस्टम के खिलाफ कि एक एफआईआर दर्ज करने के लिए इतने दिन लग जाए। ठीक है तहसीन भाई, ऐसे महिला के खिलाफ जो टेरर अक्यूज है। ठीक है, टेरर अक्यूज। ठीक है तहसीन भाई, शुरुआती रिमार्क्स में हम लोग सिर्फ 30 सेकंड का समय देते हैं इस कार्यक्रम में, और उस 30 सेकंड में आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया कि इतना कंफ्यूजन क्यों है। अलबत्ता आपने प्रज्ञा ठाकुर पर एफआईआर की बात जरूर कह दी। ये एफआईआर की बात आप इमरान प्रतापगढ़ी पर करते हैं क्या? ये एफआईआर की बात आप राजा पठेरिया पर करते हैं जो प्रधानमंत्री मोदी की हत्या की बातचीत करते हैं? आपको आगे बढ़ना चाहिए था। ठीक है, उन पर एफआईआर दर्ज हुई, कार्रवाई हुई, गिरफ्तारी हुई, लेकिन क्या आपने ये बातें रखी? मैं इस पर आगे बातचीत करूंगा, लेकिन चूंकि जब कंफ्यूजन की बातचीत आ रही है और रणनीति की बातचीत आ रही है, तो एक बड़ी खबर सामने आई है, एके एंटनी का बयान। वो बयान आपको सुनवाना बड़ा जरूरी है, फिर आगे बढ़ते हैं। ന്യൂനപക്ഷം മാത്രം പോരാ, ഇന്ത്യ ജനങ്ങളിൽ ഭൂരിപക്ഷം സമുദായം ഹിന്ദുക്കളാണ്. ഇവിടെ മുസ്ലിമിന് പള്ളിയിൽ പോകാം, ക്രിസ്ത്യാനിക്ക് പള്ളിയിൽ പോകാം. ഹൈന്ദവ സുഹൃത്തുക്കൾ ആരെങ്കിലും അമ്പലത്തിൽ പോയാൽ, നെറ്റിയിൽ തിലകം ചാർത്തിയാൽ, ചന്ദനക്കുറിയിട്ടാൽ ഓളം തന്നെ അവർ മുതു ഹിന്ദുത്വ സ്വീകരിക്കുന്ന ഒരു സമീപനം, ആ സമീപനം മോഡിയുടെ ഭരണം വീണ്ടും വരാൻ മാത്രമേ സഹായിക്കുകയുള്ളൂ. आपने एके एंटनी को सुना, केरल का जिक्र कर रहे थे कि वहां पर ईसाई चर्च में जाता है, मुस्लिम मस्जिद में जाता है, लेकिन जब हिंदू मंदिर में जाता है, पूजा पाठ करता है, तिलक लगाता है, तो सॉफ्ट हिंदुत्व की चर्चा होती है। एके एंटनी वही शख्स हैं, वही कांग्रेस के नेता हैं। 2014 में कांग्रेस की हार होती है, कहते हैं एंटी हिंदू छवि बन गई कांग्रेस पार्टी की, इसीलिए यह हार हुई है। शहजाद पूनावाला, आपको यह एनालिसिस अच्छा लग रहा होगा, भविष्य के लिए बेहतर संकेत लग रहे होंगे आप? देखिए, मैं तो हमेशा कहता हूं एआईसीसी का मतलब ऑल इंडिया कंफ्यूज्ड कांग्रेस है। लेफ्ट हैंड को राइट हैंड की बात ही नहीं पता। एक नेता कहता है 2800 किलोमीटर चलकर आ गया मैं, परंतु हिंसा नफरत नहीं दिखी। दूसरा वाला कहता है कि भारत टूटा हुआ है, मतलब सरदार पटेल के तमाम योगदानों पर एक प्रकार से प्रश्न चिन्ह उठाते हैं। दूसरी बात देखिए, एंटनी साहब खुद बोल रहे हैं कि ये यात्रा के ऊपर भी वो सवाल उठा रहे कि तुष्टीकरण की यात्रा बंद कीजिए, बार बार हिंदुओं को चिन्हित करके सांप्रदायिकता का तगमा उन पर लगाना बंद कीजिए, क्योंकि इस यात्रा की ही बात कर रही है। तो ये शुरू किससे हुई? जॉर्ज पुनैया जो कहता है हिंदू और भारत माता पर तिरस्कार व्यक्त करता है, मेधा पाटकर जैसे लोग, कमल हासन जैसे लोग जो कहते हैं प्लेबिसिट होना चाहिए कश्मीर। और आखिरी बात देखिए, आखिरी बात कहना बहुत महत्वपूर्ण है। साध्वी प्रज्ञा की आपने बात सुनाई, उन्होंने साध्वी प्रज्ञा ने एक भी जगह पर किसी संप्रदाय का नाम नहीं लिया। उन्होंने देश के दुश्मनों के विषय में कहा। हाँ, उनकी बातें कठोर हो सकती है, पर अगर तहसीन पूनावाला देश के दुश्मनों से एक समुदाय का नाम समझ में आता है उनको, तो सांप्रदायिकता उनकी सोच में है। क्योंकि वो उनकी बातें हिंसक चाकू रखना,
ये डिफेंड करना आपको अच्छा लगता है? एक सेकंड मुझे बताइए कि देश का दुश्मन आएगा आपको मारने के लिए, आत्मरक्षण का तो प्रावधान संविधान नहीं में तो देश का दुश्मन आएगा फिर आप चाकू रखने की बात करें? देश का दुश्मन आएगा तो चाकू से आप बस आखिरी दिखाकर डराकर भगा देंगे? 5 सेकंड आपने अच्छा सवाल पूछा है। अगर उनको इतना ही एफआईआर के लिए उनको लगता है कि एफआईआर होनी चाहिए, तो सोनिया गांधी आर पार की लड़ाई की बात करती है, कमलनाथ कहते हैं आग लगा दो, शेख हुसैन क्या बोलते हैं वो आपको याद है, सुबोध का चाहे हिटलर की मौत मरेगा, राजा पटेलिया कहते हैं हत्या के लिए तत्पर रहो, इमरान प्रतापगढ़ी कहते हैं 4-6 हिंदुओं को मार कर आना। तो इस विषय पर तहसीन पूनावाला ने क्या कार्रवाई करवाई है ये भी जरा उनसे पता कर लीजिए। ठीक है, नहीं शहजाद, ये सवाल उठ रहे हैं और ये सवाल हम बार बार उठा रहे हैं, लेकिन ना तो उनकी ओर से नेता रुक रहे हैं ना तो आपकी ओर से नेता रुक रहे हैं। एक और आखिरी उदाहरण प्लीज, शुरुआती दौर में एक बयान निकला था देश के गद्दारों को, तो आगे जनता ने बोला कि गोली मारो, ठीक है, जनता ने बोला क्या देश के गद्दारों की आरती उतारनी चाहिए क्या? तहसीन पूनावाला उतारे याकूब मेमन की आरती, तहसीन पूनावाला अफजल गुरु की आरती उतारे, देश की जनता तो ऐसे आतंकवादियों को जहां उनका ठिकाना है आर्मी वहीं पहुंच जाएगी। ठीक है, चलिए व्यक्तिगत टिप्पणी है तो जवाब दे दीजिए तहसीन भाई, लेकिन उसके साथ एक और चीज मैं ऐड कर देता हूं कि 2014 में एक एंटनी ने रिपोर्ट दी थी, एंटी हिंदू छवि है साहब, 8 साल बीत गए, अभी तक कंफ्यूजन नहीं दूर हुआ कि हिंदुओं के साथ जाना है या फिर सिर्फ मुस्लिमों के वोट के भरोसे जीत जाएंगे। मैं उस पर बाद में बात करता हूँ। ये अफजल गुरु पे, क्योंकि उन्होंने मेरे व्यक्तिगत टिप्पणी की, अफजल गुरु को कांग्रेस की सरकार ने फांसी की सजा दी और उनके परिवार वालों को मिलने ही नहीं दिया। कन्हैया कुमार वही अफजल गुरु जो, सर अभी आप बीच में मत बोलिए ना सर, वही अफजल कुमार को भी तो ले लिया। सर आई रिक्वेस्ट यू, वही अफजल गुरु जिसको महबूबा मुफ्ती शहीद कहती, इनके साथ इन्होंने सरकार बनाई, आपकी भारत जोड़ो में है सरकार बनाई। अरे वो आएगी तब देखेंगे ना, आएगी। केसी वेणुगोपाल ने अनाउंस कर दिया, गुलाम नबी को 4 लाख रुपया दी बीजेपी की सरकार ने, उसके परिवार को। केसी वेणुगोपाल उनको क्यों बुलाया? ठीक है, शुरुआती दौर में इतना क्रॉस नहीं। संगीत रागी जी, ये मणिशंकर अय्यर की बातचीत और उसके बाद ए.के. एंटनी का बयान, आपको लगता है कि कंफ्यूजन के स्टेट में है, सबको साथ लेकर चलना है, या सिर्फ मुस्लिमों की बात ए.के. एंटनी बार बार कह रहे हैं, आप हिंदुओं को टारगेट करते हैं, लेकिन उसके बावजूद ऐसे एंटी हिंदू स्टेटमेंट हाल फिलहाल में जमकर आए हैं? देखिए, कांग्रेस एंटी हिंदू की छवि है, मैं इसे नहीं मानता। कांग्रेस मूलतः एंटी हिंदू है, और ये सावरकर जी ने बहुत स्पष्ट कहा था, इधर कांग्रेस पार्टी पॉलिसीज आर इधर हॉस्टाइल टू द हिंदू इंटरेस्ट। तो ये बात बहुत साफ है कि हिंदुओं के इंटरेस्ट को कांग्रेस पार्टी ने हमेशा दरकिनार करके रखा। यदि ऐसा नहीं होता तो अयोध्या, काशी और मथुरा, इन तीनों का लिबरेशन बहुत पहले, इनका मुक्ति अभियान बहुत पहले हो गया होता, और याद ये फसाद वगैरह भी नहीं होते। दूसरी बात, भारत जोड़ो यात्रा, इटली के जूता, इटली के टी शर्ट और इटली के जीन्स पहन करके भारत को आप न दर्शन कर सकते हैं, न आप भारत को जोड़ सकते हैं। भारत को जोड़ना है तो शंकराचार्य की तरह आपको चलना पड़ेगा, गांधी की तरह आपको खड़ाऊ हटा करके आपको पैदल चलना पड़ेगा। ये जीन्स, टी शर्ट और जो है वो एयर कंडीशन के कैंप में बैठ करके आप भारत नहीं जोड़ सकते। चलिए, ये पहरावा क्या कहाँ रह रहे हैं, वो तो टी शर्ट में घूम रहे हैं और उसकी भी बड़ी चर्चा हो रही है। ठीक है, विवेक श्रीवास्तव मैं आपके पास आता हूं। बिल्कुल विवेक श्रीवास्तव मैं आपके पास आता हूं। मुस्लिम मस्जिद जाए, ईसाई चर्च जाए, कोई सवाल नहीं, लेकिन हिंदू अपने धर्म की बातचीत करे, अपने आराध्य को लेकर कुछ अपनी भावनाएं जाहिर करे, उस पर सवाल उठ जाता है, उस पर हिंदुत्ववादी होने के आरोप लगने लगते हैं। ये नैरेटिव क्यों? कौन नहीं, कोई नैरेटिव नहीं है, कोई सवाल नहीं है। 85% हिंदू है इस देश में आज, और इंडिपेंडेंस के टाइम में इससे ज्यादा हिंदू थे इस देश में। हिंदुओं का देश है, अपर कास्ट हिंदू डोमिनेंस रहा है। 90% आईएएस, 90% मंत्री, 90% जो आपकी सरकारी पोजीशन है, गवर्नमेंट स्कूल टीचर से लेकर के रेलवे टिकट कलेक्टर तक, ये सब अपर कास्ट हिंदूज के हाथ में रहा है। दलित और मुसलमान तो अभी 10-15 साल से ऊपर उठे हैं। तो आप क्या बात कर रहे हैं? कौन सा, किसने किसको दबाया? ये तो एक डर की राजनीति है जो भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस की टीम डाल रही है, जिसको मणिशंकर अय्यर जी ने कहा कि भाई हिंदुओं को डरने की जरूरत है, हिंदू खतरे में हो गया, हिंदू धर्म खतरे में हो गया, हिंदुत्व खतरे में हो गया, नहीं खतरे में हो गया। अरे विवेक श्रीवास्तव, आप इतना हाइपर क्यों हो गए? नहीं, मुझे नहीं समझ आ रहा आप इतना हाइपर क्यों हो गए? मैंने तो सिर्फ एक, संगीत रागी जी, आप इतना हाइपर क्यों हो गए? मैंने तो सिर्फ एक सवाल पूछा था, इतना रोष आपको हिंदुओं के 85% होने का, इतना गुस्सा, इतना क्रोध, रहने नहीं देना चाहते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। हिंदू कभी खतरे में ना था, ना है,
मेजॉरिटी में है, मुसलमान रोज खतरे में पड़ जाता है और आप पावर में हैं हर तरीके नहीं से। मुसलमान खतरे में पड़ जाता है, ठीक है, अभी क्रॉस नहीं। अतिकुर रहमान, ठीक है सर, रुक जाइए, हो गया। विवेक श्रीवास्तव, शुरुआत में इतना जोश ठीक नहीं है सर, शुरुआत में इतना जोश नहीं, कूल डाउन। अतिकुर रहमान, मुसलमान खतरे में है, बार बार पोर्ट्रे किया जाता है, और बड़ा आक्रोश था विवेक श्रीवास्तव की बातों में। बहुत इस बात का क्रोध कि हिंदू 85% है साहब, तो इस क्रोध से भारत जुड़ेगा क्या? भारत तो जुड़ के रहेगा। बीजेपी की छटपटाहट इस बात को साबित करती है कि भारत जोड़ो यात्रा वो बहुत सफल हो रही है, और जिन लोगों ने नारा दिया था कांग्रेस मुक्त भारत का, आज उनको अच्छी तरह से समझ में आ रहा है कि कौन मुक्त होने जा रहा है। आखिर संविधान की रक्षा करना, भारत को जोड़ना कब से लोगों के दिलों पे सांप लौटने वाला बयान बन गया? कब से लोगों के दिल में ये आड़ आने लगी कि संविधान बचाने कोई निकला है, देश बचाने निकला है, और लोगों को जोड़ने कोई निकला है। देश और बचा हुआ है, ठीक है। आपत्ति उन लोगों को हो रही है जो ये कस्में खाते थे। ठीक है अतिकुर रहमान साहब, आपके शुरुआती 30 सेकंड समाप्त हुए। आप भी जाहिर करने पर तुले हैं कि भारत टूटा हुआ है, आप भी ये बता रहे हैं कि लोगों के बीच नफरत की खाई है, लेकिन जो भारत जोड़ो यात्रा को लीड कर रहे हैं राहुल गांधी, उन्हें नहीं लगता कि भारत टूटा हुआ है, उन्हें नहीं लगता कि नफरत की खाई है। तत्व है हमारे पास, ठीक है सर, लेकिन राहुल गांधी को नहीं लगता है ना, तो या तो राहुल गांधी सही हो सकते हैं, या तो आप सही हो सकते हैं, या तो मणिशंकर अय्यर सही हो सकते हैं, और या तो AK एंटनी सही हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सभी एक साथ सही होंगे। ठीक है, फिरोज बख्श साहब ने अभी तक नहीं बोला है। एक छोटी सी टिप्पणी कर दूं, संगीत रागी जी, एक इनकी बात हो जाए फिर। 2800 किलोमीटर चलने के पहले ही लोग उनको कह रहा था कि देखिए भारत जुड़ा हुआ है, किसको आप करना है? अरे पाकिस्तान जोड़ने, पाकिस्तान को भारत में मिलाने की बात करते समझ में आती है, लेकिन 2800 किलोमीटर चलने के बाद फिर उनको ये पता लगता है जहर भाई अरे भारत तो जुड़ा हुआ है। फिरोज भक्त आपका टेक। फिरोज भक्त हाँ, देखिए मैं बड़ी हम्बल रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ राकेश भाई अपने तमाम साथियों से कि बीच में इंटरफेयर ना करें। बात आ रही थी, वो कह रहे हैं भारत टूटा हुआ है। कौन? मणिशंकर अय्यर साहब। एक ज़माने में मैं बड़ी इनकी इज्जत करता था, मल्टीलिंगुअल स्कॉलर थे एक टाइम पे, मगर अफसोस है मैं पर्सनल टिप्पणी नहीं करना चाहता, ऐसा लगता है बेचारे आजकल सठिया गए। देखिए भारत टूटा हुआ कब था मैं बताता हूँ। भारत टूटा जब था जब नैली में 3 लाख मुसलमान मारे गए थे, ठीक है। भारत टूटा कब था? जब कांग्रेस के राज में छोटे बड़े 2 लाख दंगे हुए। भारत टूटा कब था? जब हिंदू मुस्लिम के इन्होंने राइट्स कराए, चाहे कोई भी जगह हो, अब मलियाना ले लो, मेरठ ले लो, रांची ले लो, तब भारत टूटा हुआ था। अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि पिछले 70 साल से ज्यादा आजकल भारत जुड़ा हुआ है। ठीक है, 7-8 ठीक है। फिरोज भक्त साहब, आपके शुरुआती 30 सेकंड समाप्त हुए। जोड़ा है, मैं नहीं समझ, और आगे POK को भी जोड़ेंगे भारत में, ये बात जान। आखिर 2 लाइन से जवाब देना चाहता हूँ। इमरान प्रतापगढ़ी बड़े शायर हैं, एक मेरा शेर सुन लीजिए आप भी, मैं शायर नहीं हूँ, 2 लाइन में। और ये प्रज्ञा बहन को भी बता रहा हूँ, कोई मुश्किल नहीं है हिंदू या मुसलमान होना, हाँ बड़ी बात है इस दौर में इंसान होना। इंसान बनिए, हिंदू मुसलमान मत बनिए, भारतीय बनिए। ठीक है, आपने 30 सेकंड से ज्यादा बोला, और एक व्यक्तिगत मेरा अनुरोध है कि जब आप बोलिए सर तो व्यक्तिगत कोई कमेंट से बचिए। जिन शब्दों का आपने इस्तेमाल किया, नहीं प्लीज, मैं अलाउ नहीं कर सकता, इंडोर्स नहीं कर सकता सर। तहसीन पुनावाला, अब मैं डिबेट को ओपन करता हूं। और तहसीन भाई, सवाल है, राजा पटेरिया कहते हैं मोदी की हत्या कर दो, बड़ा पेड़ गिरता है धरती हिलती है, किसने कहा था? ये आपको अच्छे तरीके से पता है, तब देश नहीं टूटा हुआ था। AK एंटनी कहते हैं, जो उन्होंने बार बार ये बात कही, 2014 में उन्होंने ये बात कही थी कि एंटी हिंदू इमेज साफ छवि बनी हुई है। 8 साल में इस इमेज को ठीक नहीं कर पाए, अब लग रहा है कि 2024 का चुनाव है, इसलिए इस इमेज को ठीक किया जाए। तो भारत तब टूटा हुआ नहीं था सर, जब एंटी हिंदू स्टेटमेंट आते हैं। तो एंटी हिंदू स्टेटमेंट्स या हमारे हिंदू भाई बहनों के खिलाफ सबसे ज्यादा बयानबाजी अगर किसी ने किया है, हिंदुओं को ठगने का किसी ने काम किया है, भारतीयों को ठगने का किसी ने काम किया है, तो भारतीय ठग पार्टी यानी भारतीय झूठी पार्टी बीजेपी, ये ऐसा कोई सगा नहीं जिसको भाजपा ने ठगा नहीं। क्या क्या अभद्र शब्दों का प्रयोग पार्लियामेंट में नरेश अग्रवाल ने भगवान श्री राम, भगवान विष्णु, भगवान शंकर के लिए नहीं किया। अरुण जेटली जी ने कहा उनको गिरफ्तार करते जेल में डालो। आज उनके नेता है, सम्मानित नेता कृपा शंकर सिंह जी किताब रिलीज कर रहे थे कि 26/11 की घटना पाकिस्तान में RSS कर रहे। आज इनके सम्मानित शिवराज पाटिल कहते हैं गीता की तुलना जिहाद से करते हैं। राहुल गांधी कहते हैं कांग्रेस मुस्लिमों की पार्टी है। नहीं, आपके गुजरात के 3 विधायक कहते हैं मुस्लिम मेरे लिए अल्लाह है, इस देश को मुस्लिम ही बचा सकते हैं साहब।
ये तो कहते हैं आपके मंत्री संसद के अंदर कहते हैं कांग्रेस पार्टी के कि सैफरन टेररिज्म है, तब देश नहीं टूटा हुआ था साहब। इनकी पार्टी के लोग सर कहते हैं मैं आपसे 100% एग्री करता हूं राकेश भाई। आपके शो पे आके मैं क्यों आपके शो पे आके कोई गलत चीज को डिपेंड करूं, लेकिन जिस आरके सिंह ने कहा संघ टेरर है, आरके सिंह वो आज भी भाजपा का मंत्री है और आज भी उसके बयान पे कायम है वो आरके सिंह जी, आज भी कायम है उनके बयान पे। कांग्रेस ने गलत किया सर, कांग्रेस आज सत्ता के बाहर है। ये हिपोक्रेट्स को देखिए सर, कृपा शंकर और सुनिए आरके सिंह जब गृह सचिव बने थे उससे पहले की बात है। और दूसरी बात है शहजाद आपका जवाब देंगे। एक मिनट सर, एक सेकंड तहसीन भाई मोनोलॉग बन जाएगा, ये बड़े आदी हैं जोड़ लीजिए। ठीक है जी, एक सेकंड 10 सेकंड। ये बुरहान वानी के परिवार को 4 लाख क्यों दे रहे थे आप लोग, वो भी बताइए। अफजल गुरु शहीद है, उसके साथ आपने सरकार बनाई महबूबा मुफ्ती के साथ। चलिए शहजाद जवाब, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको बात। ठीक है, मैं सवाल पूछूंगा शहजाद का टेक। तहसीन, अगर कोई हिपोक्रेसी का पोस्टर निकलना होता तो तहसीन पुनावाला राहुल गांधी की फोटोज पे छपेगी। मैं बताता हूं क्यों। इन्होंने कहा साध्वी प्रज्ञा पर एफआईआर होना चाहिए क्योंकि उन्होंने बोला चाकू रखो घर में, ठीक है। अब बताइए, राहुल गांधी ने तो बाकायदा एक समारोह में चाकू इस्तेमाल करो का ज्ञान दिया था। उन्होंने कहा था कि मैं अगर ऊना का पीड़ित होता तो मैं तो चाकू लेकर मार देता फिर आत्महत्या करता। अब ये तहसीन पुनावाला हिपोक्रेसी का पोस्टर बॉय बताए कि राहुल गांधी पे इसने एफआईआर कराई, नहीं कराई। अब सुन लो, बीच में मत बोलो। विवेक श्रीवास्तव, तुम तो बीच में बोलो मत। ये विवेक श्रीवास्तव आगे हिंदुओं को बांटने के लिए ये कहते यहां पर अपर कास्ट हिंदू डोमिनेशन है, वहां पर है। भाई तुम्हारे पॉलिट ब्यूरो में कौन है? तुम्हारे पॉलिट ब्यूरो में एक दलित का नाम बता दो मुझे। सीताराम येचुरी से लेकर कॉमरेड कराट तक सारे जो नेता है आपके सारे एक ही अपर कास्ट पूरा सीपीआई का इतिहास ही यही रहा है। पूरा लेफ्ट का इतिहास पूरा एक ही वर्ग से आए हुए लोग हैं और आप बात करते हैं। छोड़ दीजिए सर, विवेक जी आप बीच में मत बोलिए। विवेक जी कृपया बीच में मत बोलिए। विवेक जी इंटरप्शन करना ही आपका क्या? विवेक भाई प्लीज बारी में बोले सर। इस शो में बहुत ज्यादा बीच में नहीं टोका करते हैं। अब मैं आखिरी बात एक करके सुना। अब मैं आखिरी बात करता हूं। देखिए, एके एंटनी जी का स्टेटमेंट इसलिए इतना सिग्निफिकेंट है क्योंकि एके एंटनी जी के राज्य केरल से ही सबसे पहले लव जिहाद की बात निकली थी और कोई हिंदू आरएसएस ने इसको नहीं उठाया था। कैथलिक चर्च ने कहा था कि लव जिहाद होता है। क्या ये मानते हैं? कैथलिक चर्च ने जब ये बात कही तब इसको सांप्रदायिक एजेंडा आरएसएस का बताया गया। आज मैं तहसीन पुनावाला से पूछना चाहता हूं, ये कह रहे हैं ना कि हम लोग जो है सबसे बड़े हिंदू है, हम लोग जो है सबसे बड़े हिंदुत्व के प्रचारक है। अरे भाई बताइए। नहीं, वो प्रचारक रहते तो एके एंटनी को ये बात कहने की जरूरत नहीं पड़ती। नहीं, ये आज भी कहते हैं, कहने की जरूरत नहीं पड़ती और बार-बार कहने की जरूरत नहीं पड़ती। महात्मा गांधी की समाधि पर हेराम लिखा है, वो हेराम कहते कहते चल बसे। और उनका क्या था मेन इशू कि गौरक्षा होनी चाहिए, पर कौन इसके खिलाफ है? अरे आपकी भारत जोड़ो तथाकथित यात्रा में तो रिजिल माकुट्टी आया जिसने केरल की सड़कों पर गौवध किया, उसको आपने ले लिया। आपकी यात्रा में तो वो जॉर्ज पुनैया पादरी आया जिसने हिंदुओं के बारे में क्या अश्लील बातें की, उसके बारे में क्या किया आपने। और आज यहां पर बैठकर आप बोल रहे हो कि आप भारत में जो है आप ही तो नफरत को जोड़ रहे हो। टाइटलर तक को ले लिया। ठीक है शहजाद, मैं आगे बढ़ता हूं। तहसीन आप बाद में जवाब दीजिएगा। विवेक श्रीवास्तव, आज आप इतना परेशान क्यों रहे सर? तो हमेशा अगर फैक्ट की बातें हो रही हैं, आपको लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी के एक बड़े नेता ने कह दिया कि प्रो हिंदू भी सोचना चाहिए, हिंदुओं को नकारा क्यों जा रहा? हिंदू इस देश में 85% है। आज बहुत नाराजगी है सर आपकी बातों में। नहीं, कोई नाराजगी नहीं है, कोई नाराजगी नहीं है। हम चाहते हैं देश इकट्ठा रहे और ये कम्युनल हार्मोनी के साथ रहे, नेशनल टीवी पे नफरतें ना फैलाई जाए। केरल में क्यों नहीं रखा सर? और एकलौता राज्य है ना जहां पर आप लोगों की सरकार है। नहीं, आपके केरल में उन्होंने बता दिया एके एंटनी साहब ने कि वहां पर मुस्लिम मस्जिद जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। ईसाई चर्च जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। गुरुद्वारा जा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक हिंदू अगर तिलक लगाकर मंदिर जाता है तो उसको टारगेट पर लिया जाता है। जी मैं बता देता हूं आपको सर, मुझे बता दीजिए केरल में दंगे हुए थे कि गुजरात में? कहां के दंगे हुए थे कि 10 साल तक यूनाइटेड स्टेट्स ने वहां के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को वीजा नहीं दिया? अरे उसी यूनाइटेड स्टेट्स ने नरेंद्र मोदी को बुलाया, लाव लश्कर के साथ सम्मान किया। और दूसरी बात है कि इस देश की अदालतों ने उन्हें बेदाग साबित किया। इसलिए ये प्रोपेगेंडा बहुत पुराना हो गया विवेक श्रीवास्तव। और ये प्रोपेगेंडा छोड़ दीजिए। को रोज केरल में मारा जाता है, वहां पर जो एक्टिविस्ट है पीएफआई के रोज केरल में हिंदुओं को मारते हैं। मोपला मैसिकर किया, अरे केरल में ही होता है। एक मिनट। अच्छा विवेक श्रीवास्तव, एक सवाल का जवाब दीजिए, फिर मैं जाता हूं संगीत रागी के पास। एक सीधा सा सवाल, एके एंटनी ने जो बातें कही हैं हिंदुओं को लेकर कि कैसे उनके साथ सौतेला व्यवहार हुआ है, अब तो आप उन्हें भी कम्युनल कहेंगे?
नहीं नहीं, एके एंटोनी जो मर्जी कहे, एक उनका व्यक्तिगत बयान है। नहीं कम्युनल या सेकुलर? बहुत सारी अरे पार्टियां उनका ये स्टेटमेंट कम्युनल है कि सेकुलर है? आप सुनिए 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 सुनिए, नरेंद्र मोदी जी का कंपैरिजन, नहीं फिर सुनिए ऐसे 10 सेकंड दीजिए आप। हाँ। नरेंद्र मोदी जी का कंपैरिजन भी कल हम डिबेट पे थे एक चैनल के ऊपर, जिसमें ये जो भगवान राम वाला इशू आया था। अरे आप दूसरे चैनल पर क्या करके आते हैं, मत चर्चा करिए सर यहाँ पर। सुन तो दूसरे चैनल की बात वहां पर छोड़कर आइए प्लीज। अरे दूसरे चैनल की चर्चा करने नहीं बैठे हैं आप। सबके अपने व्यक्तिगत बयान, तो प्रज्ञा ठाकुर के भी व्यक्तिगत बयान, इमरान प्रतापगढ़ी के व्यक्तिगत बयान, राजा पटेरिया का व्यक्तिगत बयान, चिदम्बरम का व्यक्तिगत बयान, ऐसे थोड़ी नहीं होता है। बिल्कुल नहीं। अच्छा बताइए, एंटनी साहब सेकुलर या कम्युनल? एक लाइन में। एंटोनी बिल्कुल सेकुलर आदमी है, कांग्रेस पार्टी के आदमी है, सम्मानित पार्टी है, हम कांग्रेस का सम्मान करते हैं और एंटोनी जी के खिलाफ लड़ते भी हैं, कह रहे हैं, मैं फिर भी सम्मान करते हैं। लेकिन एक बयान अगर बयान इधर उधर हो जाता है तो इसका ये मतलब नहीं है। और अटल बिहारी वाजपेयी की समाधि पे जो राहुल गांधी गए थे, ठीक है, इसीलिए गए थे। नहीं विवेक श्रीवास्तव, आज आप जवाब आज आप अलग माइंड स्टेट में आए, मुझे लगता है आज बिल्कुल आप अलग माइंड स्टेट में आए हैं। संगीत रागी जी मैं आता हूं, लेकिन एक दर्शक का सवाल है सर प्लीज। दिल्ली से नीलेश शर्मा का सवाल है, टेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर बीजेपी तिरंगा यात्रा निकाल सकती है तो कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर तरह तरह के सवाल बीजेपी क्यों उठा रही है? शहजाद आप जवाब दीजिए, फिर मैं संगीत रागी के पास जाता हूं। देखिए, हमें तो पहले तो कोई आपत्ति नहीं है, हमें तो अच्छा लगता है कि विदेश यात्रा छोड़कर भारत में कोई यात्रा कर रहा है, पहली बात। दूसरी बात, देखिए दूसरी बात, मैं तो केवल ये कह रहा हूं कि अगर भारत जोड़ो का कार्यक्रम है भी, वैसे तो भारत जुड़ा हुआ है, सरदार पटेल ने जोड़कर वो गए थे, क्या उनका अपमान किया जा रहा है क्या ये कहकर कि भारत टूटा हुआ है? परंतु अगर भारत जोड़ना है तो क्या जॉर्ज पोनैया से जुड़ेगा, क्या मेधा पाटकर से जुड़ेगा, क्या रिजल माकुट्टी से जुड़ेगा, क्या कमल हासन जो कहते हैं कि कश्मीर में प्लेबिसिट होना चाहिए, आजाद कश्मीर है पीओके, क्या ऐसे लोगों से जुड़ेगा? मैं तो कहता हूं कि आइए भारत जो, अरे सुन लीजिए ना, भारत जोड़ना है तो भारत जोड़ने के लिए जो उसके लिए आप ही बोलिए। मैं एक बात कहना चाह रहा हूं, ये जो भारत जोड़ो का इन्होंने बखान किया हुआ है ना, ये असल में जो इन्होंने 70 साल से भारत को तोड़ा है, फोड़ा है, उसी को जोड़ रहे हैं। अपनी पार्टी को ये जो टूटी हुई है उसको जोड़ रहे हैं। हम तो अपने आराम से देख रहे हैं क्या कर रहे हैं, लोग इनका मजाक उड़ा रहे हैं। आप ये देखिए, इतनी तेज सर्दी में 6-7 टेम्परेचर में ये निकल रहे हैं एक छोटी सी शर्ट पहन के। अरे तो छोड़िए, दिखाना चाह रहे हैं। अरे फिरोज साहब, अरे नहीं उन्हें ठंड लग रही होगी, छोड़िए, टी शर्ट पर थोड़ी नहीं चर्चा करेंगे। नहीं, मैं एक बात ठीक है, तहसीन आप एक साथ जवाब दीजिएगा, संगीत रागी कुछ कहना चाहते हैं। आखिरी बात रह गई, एक लाइन में कहना चाहता हूँ। देखिए एक लाइन सिर्फ, कि कमलनाथ के सुपुत्र नकुलनाथ ने कहा कि मेरी उप यात्रा में ज्यादा भीड़ है, भारत जोड़ो कुछ नहीं है। तो हम कहा कह रहे हैं, उन्हीं के लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस जोड़ो यात्रा निकालो, भारत जोड़ो यात्रा की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, लेकिन एक बात संगीत रागी, शहजाद ने बड़ी अच्छी उठाई कि भारत जोड़ने के बाद अगर सबसे बड़ा क्रेडिट किसी को जाता है तो सरदार पटेल को जाता है, उसके बाद से तो भारत जुड़ा हुआ है, मुझे कभी टूटा हुआ नहीं दिखा। देखिए, ये तो इतिहास का एक तथ्य है और बहुत गहरा तथ्य है कि सरदार पटेल नहीं होते तो जिस भारत को आज हम देख रहे हैं वो भारत नहीं होता। नेहरू को गोवा की मुक्ति के लिए कम से कम 17 साल क्या 20 साल इंतजार करना पड़ा। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि जो भारत की तस्वीर है वो कहाँ होती। दूसरी बात जो मैं गंभीर टिप्पणी में करना चाहता हूँ, जो एके एंटनी ने कहा है वह एक तरह से नेहरू और नेहरू के मानने वाले जो सेकुलरिज्म की परिभाषा में जीते हैं उनके गाल पर एक गहरा तमाचा है। ये जोरदार तमाचा मारा है कि इस देश में, हिंदू बहुल देश में, जो प्लूरलिज्म है वो हिंदुओं की बहुलता के कारण है। और कोई व्यक्ति यदि चला जाता था मंदिर में, कोई मंत्री चला जाता था तो उसको किस तिरस्कृत भावना से लोग देखते थे, इस पर उन्होंने सवाल उठाया है। और ये ध्यान रखिएगा, सोमनाथ के मुद्दे पर नेहरू ने यही किया था। आज भी भारत का कोई प्रधानमंत्री या कोई चला जाता था, मंदिर चला जाता था तो तंज वामपंथियों से, वामपंथी खुद से कलकत्ता में दुर्गा पूजा मनाते हैं लेकिन छुप करके मनाते हैं, पंडालों का व्यवस्था करते हैं, चुप करते हैं। तो ये अंदर से बहुत हिपोक्रेट हैं, अंदर हिपोक्रेट हैं। और मित्रों की डायरी पढ़ लीजिएगा, ये केजीबी के पेरोल पे ये पहले से थे, ये केजीबी के पेरोल पे पहले से थे और कांग्रेस के साथ जिहाद के इतने ज्यादा केसेस आ गए और इसीलिए पीएफआई को बैन करना पड़ा और इसीलिए आज आपको सबसे ज्यादा मिर्ची लग रही है। कोई लव जिहाद नहीं है, ये सिर्फ प्रोपेगेंडा है। अच्छा, ये सिर्फ प्रोपेगेंडा है। पीएफआई को बैन करना भी प्रोपेगेंडा है। नहीं, पीएफआई को बैन करना भी प्रोपेगेंडा है, बोल दीजिए।
नहीं वो ठीक है, अगर कोई आतंकवादी संगठन है तो बैन करिए। अगर क्या होता है, आपने पीएफआई, अरे बैन करने के बाद भी अगर आपने सुनिए सर, आपने सिमी को बैन किया, पीएफआई आया, आपने पीएफआई को बैन करा, आप बैन करिए, जो गलत है उनको बैन करिए। कोई मुसलमान आतंकवाद के फेवर में नहीं है इस देश का। और 1947 के बाद जो मुसलमान देश में रहे वो इस देश के हैं, इस देश से प्रेम करते हैं, पेट्रियोटिक हैं, और खड़ा करके उनको रोज बार बार ये प्रूव करने के लिए मजबूर मत करिए। विवेक श्रीवास्तव, एक मिनट, फिरोज बख्श, विवेक श्रीवास्तव, हमने कहा क्या कि मुसलमान आतंकवादी है? हमने बोला इसमें हिंदू मुस्लिम की बात नहीं, हमने कहा क्या? हमने सिर्फ पीएफआई की बात की। अरे मैं आरएसएस का नहीं हूं ना, मैंने आपसे सवाल किया था, उसमें मुसलमान शब्द लाने की क्या जरूरत थी? मैं पीएफआई को लेकर चर्चा कर रहा था सर, मैं पीएफआई को लेकर चर्चा कर रहा था। आपके दिल का जो गुबार है वो आज शुरुआत से निकल के आ रहा है, शुरुआत से निकल कर आ रहा है आपके दिल का गुबार। मैं कह रहा हूं आप अलग माइंड ऑफ स्टेट में आए कि देश की माइनॉरिटीज को टारगेट ना करें। नहीं, आप केरल में टारगेट कर रहे हैं मेजॉरिटी को, और इसीलिए अतिकुर रहमान साहब आज कहना पड़ा है एंटनी को फिर से कि 85% इस देश में हिंदू हैं। बार बार कहा विवेक श्रीवास्तव ने, और उनकी बड़ी नाराजगी दिखी। उसके बावजूद सर वो मंदिर जाते हैं तो उनको देखा जाता है, उनके लिए कमेंट कसे जाते हैं। कोई नेता हिंदू है, मंदिर चला गया, अभी कह रहे हैं खुलकर पब्लिक लाइफ में आप धर्म का पालन छोड़ दीजिए, ये सही है क्या? बिल्कुल। राकेश जी, मणिशंकर अय्यर हो या ए.के. एंटनी हो, उनका पूरा स्टेटमेंट अगर आप निष्पक्ष तरीके से तुलना करेंगे, पूरा स्टेटमेंट सुनाया था तो वो पॉलिटिकल तो हो सकता है, सुनाया था वो पूरा स्टेटमेंट। प्रज्ञा सिंह की तरह कम से कम प्रज्ञा सिंह ठाकुर की तरह कम्युनल नहीं हो सकता है। उन्होंने एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट दिया है जिसका जवाब बीजेपी दे सकती है। अतिकुर रहमान आप बोलिएगा, अतिकुर रहमान आप बोलिएगा, एक सेकंड। प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने अरे सुनिए पहले अतिकुर रहमान, एक मिनट मेरी बात सुनिए। 30 सेकंड दीजिएगा, 30 सेकंड प्लीज। एक मिनट 30 सेकंड उनको दीजिए। 30 सेकंड 30 सेकंड दीजिए। मेरी बात कंप्लीट नहीं हुई है। अरे करिए मेरी बात कंप्लीट नहीं हुई है। 30 सेकंड करिए। फिरोज साहब, अगर आप ये आश्वासन देशवासियों को दे सके कि प्रज्ञा सिंह ठाकुर आगे ऐसा कोई बयान नहीं देगी जो कि हत्या, मुसलमानों की छोड़ दीजिए, छुरी पे धार लगा के हत्या करने का आह्वान दे, मैं आपके साथ हूं। क्या नहीं, ये आश्वासन, एक मिनट फिरोज बख्श साहब आप कहिएगा, आप बोलिएगा। अरे अतिकुर रहमान साहब, ये आश्वासन आपने कांग्रेस पार्टी से मांगा इमरान प्रतापगढ़ी के बयान के बाद? ये आश्वासन आपने कांग्रेस से मांगा राजा पटेरिया के बयान के बाद? नहीं मांगा, मेरे सामने नहीं मांगा, ना तो मेरे किसी कार्यक्रम में आपने मांगा, ना तो आपकी कोई मैंने बाइट सुनी, ना तो सोशल मीडिया पर आपकी मैंने कोई ऐसी टिप्पणी देखी सर। आज वो रूलिंग पार्टी नहीं है अंडर। चलिए अच्छा अभी बोल दीजिए, चलिए अभी बोल दीजिए, तहसीन भाई आपकी बात पहुंचा देंगे। एक मिनट फिरोज साहब अपनी बात कहिएगा, अभी बोल दीजिए। तहसीन भाई आपकी बात पहुंचा देंगे कांग्रेस तक। अरे एक मिनट उनकी बात। तहसीन भाई से कहा, हमने तहसीन भाई से कहा कि कांग्रेस की गलतियों की सजा जनता दे चुकी है। आज अंडर ओथ बीजेपी है, आज अंडर ओथ प्रधानमंत्री है। कांग्रेस डज नॉट वांट टू लर्न, अपनी गलतियों से सीख नहीं रही है, बार-बार वही गलतियां रिपीट कर रही है। राकेश जी ठीक है, चूंकि तहसीन का उन्होंने जिक्र कर दिया, फिरोज साहब 2 मिनट आपसे लूंगा। बस मैं 1 सेकंड की बात कहूंगा, सुनिए मेरी बात सुनिए। देखिए, हिंदू मुसलमान की बहुत बात आ रही है, मैं हमेशा से कहता चला आ रहा हूं सारे हिंदुस्तान के मुसलमानों से कि मुसलमानों के लिए हिंदुस्तान से बेहतर मुल्क और हिंदू से बेहतर कोई दोस्त नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, अभी हमारे जो दोस्त हैं वो बात कर रहे थे हिंदुत्व की, इन्होंने पिछली डिबेट में भी ये कहा, देखिए हिंदुत्व क्या है, इस्लाम की तरह दिस इज अ वे ऑफ लाइफ, ठीक है। और इसको ये कहना 1947 से ही हिंदुस्तान के अंदर हिंदुत्व की भावना है, रामत्व की भावना है और मोहम्मदत्व की भावना है, सबको मिला के रामराज बनता है। इसको हिंदू मुस्लिम एकता, और जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी सबको साथ लेकर चल रहे हैं, सबका विश्वास जीत रहे हैं, सबको एक साथ लेकर चल रहे हैं, ये भावना देश टूटने ठीक है। एक क्वेश्चन हमारे पास पब्लिक का है, एक मिनट सब लोग कर रहे हैं, ठीक है। भदोही से शहजाद भाई आप बोलिएगा, एक मिनट शहजाद भाई। भदोही से सवाल है संजय मिश्रा का, उनका टेक्स्ट क्वेश्चन है, आज जब देश में कहीं आतंकी घटना नहीं हो रही तो कांग्रेस को देश में नफरत दिख रही है, और जब आए दिन आतंकी विस्फोट होते थे तब क्या देश में मोहब्बत थी? तहसीन भाई। मेरे पास एग्जैक्ट आंकड़े नहीं है, बट कितने विस्फोटे हुए हमारे देश में, सिर्फ होम मिनिस्टर के आंकड़े आप टाइम्स ऑफ इंडिया या टाइम्स कांग्रेस राज में
सर अगर आपको आप एंकर है तो आप कर दीजिए। मैं राकेश भाई सच मेरे को अब शहजाद के बीच में, मेरे बीच में, सबके बीच में आप ठीक है, तहसीन अपनी बात रखिए। ठीक, तो आंकड़े मैं आपको दे दूंगा या आप फैक्ट चेक करा लेना कितने सारे हमले हुए। लेकिन जब देश पे आज लगातार एक विदेशी मुल्क प्रहार कर रहा है, जो साइबर अटैक्स हो रहे, हमारे सिस्टम्स को कॉम्प्रोमाइज कर रहे, उसमें तो बोलने की इनकी हिम्मत नहीं होती, चीन का नाम लेने की हिम्मत नहीं होती। एक बार चीन बोल तो दे, चीन तो बोल नहीं पाते। और आज ये जो देश को सिखाने चले, ये सिर्फ एक सवाल का जवाब दे कि राम मंदिर के ताले खोले किसने? शहीद राजीव गांधी ने। उनके आखिरी इंटरव्यू क्या था? सर राकेश जी मैं 20 सेकंड और ले लूंगा फिर अपनी बात समाप्त करूंगा। उनके आखिरी इंटरव्यू में कहा भव्य राम मंदिर बनना चाहिए। 1992 में कांग्रेस की सरकार ने प्रपोजल आया भव्य राम मंदिर बनाने का, तो बीजेपी ने ऑन द फ्लोर क्योंकि इन्होंने जिक्र किया। तहसीन लगे हाथ ये भी बता दीजिए ताला खुलवाने की आपने बात कही, लगे हाथ ये भी बता दीजिए कि प्रभु राम को काल्पनिक कहा किसने था? बिल्कुल सही, और उसकी सजा कांग्रेस को मिल रही है। लेकिन जो महेश शर्मा ने कहा, यही बात कंफ्यूजन की है ना कि सारी कहानियां खुद कहनी है, सारी कहानियां खुद कहनी है, यही तो स्टेट ऑफ कंफ्यूजन है। ठीक है शहजाद भाई। हाँ, देखिए राकेश जी, क्योंकि उन्होंने बात शुरुआत की उन्होंने ताले खुलवाने से, तो मैं आपको बता दूं हाल ही में जयराम रमेश का, जो कि मीडिया डिपार्टमेंट के अध्यक्ष, उनका बयान है कि ताले खुलवाने से बड़ी गलती कांग्रेस पार्टी की नहीं हुई है, ऑन रिकॉर्ड है। अब मैं तहसीन की बात को अधिकृत मानूं या जयराम रमेश की? दूसरी बात, और नाम में जयराम है परंतु जय श्री राम से भी उनको आपत्ति है, दूसरी बात। अब देखिए किसी ने कहा यहां पर बैठे हुए पब्लिक लाइफ में धर्म नहीं आना चाहिए, बहुत अच्छी बात है भाई साहब। शाहबानू केस को ओवरटर्न करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले को पार्लियामेंट के माध्यम से किसने ओवरटर्न किया था? ये धर्म लाया गया कि नहीं लाया गया पब्लिक? अब बीच में मत बोलिए भाई साहब, क्या तरीका है? कोई यहाँ पे बीच में, वहां पे बीच में। राकेश जी कैसे बात पूरी की जाए? हर 30 सेकंड में आज तो मुझे लगता है। दूसरी बात, अरे एक मिनट अतिकुर रहमान, विवेक श्रीवास्तव को तो आज आप माफी कर दीजिए, ठीक है? वो आज अलग मनोदशा में आए। अब मैं उन्हीं की बातों का जवाब दे रहा हूं, तो सुनने का भी तो धैर्य रखें। ठीक है, जल्दी पूरी करिए। अगला पब्लिक लाइफ में धर्म नहीं लाना है। हिंदुओं पर गोली चलाने का अपमान, जिसको लगा कि हिंदुओं पर गोली चलाना बहुत गर्व का विषय था और कहा कि मैं एक नहीं बार बार चलाऊंगा, ये किसने किया? ये धर्म को लाना नहीं था सार्वजनिक जिंदगी में। हिंदू टेरर कहना, इस्लामिक जिहाद कोई नहीं कहेगा बैठकर, हिंदू टेरर कहना, क्या ये धर्म को लाना नहीं था क्या सार्वजनिक जिंदगी में? क्या ये नहीं कहना कि मुसलमानों का पहला अधिकार रहेगा संसाधनों में, ये क्या नहीं था क्या धर्म को लाना सार्वजनिक जिंदगी में, पब्लिक लाइफ में? अब बताइए विवेक श्रीवास्तव की क्या बोलते हैं इसके बारे में? ठीक, एक मिनट रुक जाइए विवेक श्रीवास्तव। अरे रुक जाइए सर, आगे क्या होना ये मुझे तय करने दीजिए ना। मुजफ्फरनगर से मोहम्मद शाहिद का सवाल है, वो लेने दीजिए। मुजफ्फरनगर से मोहम्मद शाहिद का सवाल है, बीजेपी के कई नेता विवादित बयान देते हैं जैसे प्रज्ञा ठाकुर, संगीत सोम, तो बीजेपी उन पर रोक क्यों नहीं लगाती? क्या इसी वजह से बाकी नेताओं को भी भड़काऊ बयान देने का मौका नहीं मिलता है? वैसे सवाल बीजेपी से सीधे है, लेकिन संगीत रागी आपका विश्लेषण इस पर। देखिए, भड़काऊ बयान तो किसी का नहीं देना चाहिए, लेकिन आप देखिए कांग्रेस के जो शायर हैं, मैं कांग्रेस का शायर जानबूझ कर शब्द प्रयोग कर रहा हूँ, वो साफ साफ कह रहे हैं ईमान वाले का मतलब है जो इस्लाम में विश्वास करते हैं। दूसरी बात हमें ये नहीं समझ में आई उनके लिए दुश्मन कौन है? दुश्मन तो काफिर ही होता है, यानी हिंदू उनके लिए दुश्मन है। और उन काफिरों को यदि घिर जाए तो उसको 4-6 को मारना, ये जो भाषा है वो क्या भड़काऊ नहीं है? दूसरी बात जो है वो जो प्रज्ञा जी ने कहा वो भी कोई बहुत अच्छी भाषा नहीं है कायदे से नहीं। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिए, एक परिप्रेक्ष्य जरा देखिए, क्या ये सच नहीं है कि श्रद्धा काटी जाती है, नगमा नहीं काटी जाती है? क्या ये सच नहीं है कि हिंदू बहुल इलाके में मुस्लिम जो है वो सुख चैन से जीता है, लेकिन मुस्लिम बहुल इलाके से हिंदुओं को छोड़ करके भागना पड़ता है? टीवी राजेश्वर की रिपोर्ट हमारे सामने पड़ी है, बंगाल, पश्चिम बंगाल के सीमावर्ती जिले से सारे हिंदू औने पौने दाम पर अपनी घरों को बेच करके आए। ये 1998 में टीवी राजेश्वर ने हिंदुस्तान टाइम्स में बैक टू बैक आर्टिकल में, और जब वो वहाँ के बंगाल के गवर्नर थे और वो भूतपूर्व IB के चीफ भी रहे हैं, ये भी ध्यान में रखना चाहिए। क्या यही बात जो है वो आसाम में नहीं हुआ है? क्या यही बात अन्य क्षेत्रों में नहीं हुआ है? तो ऐसी स्थिति में क्यों? फिर मैं विवेक जी आपके पास आता हूं। मैं आप ही की बात को बढ़ा रहा हूं, राकेश भाई आपकी बात बढ़ा रहा हूं। चाहे वो प्रज्ञा ठाकुर हों, छुरी तेज करने की बात करें, या वो आपके शायरों कांग्रेस के इमरान प्रतापगढ़ी के एक को लेके 6 मरो, ये बिल्कुल गलत है। भारत वसुधैव कुटुंबकम में विश्वास रखता है और हमेशा से भारत एक अग्रणी रहा है जहां तक वर्ल्ड पीस की बात है। आज
मोदी जी को कोई अजब नहीं कि कल वर्ल्ड पीस का एक नोबेल प्राइज दे दिया जाए। मैं इसलिए नहीं कह रहा कि लोग कहेंगे तुम चाटुकार हो, मैं हकीकत बयान कर रहा हूँ। जिस तरीके से मोदी की इज्जत हो रही, किसी ने कहा जी मोदी जी को अमेरिका में नहीं घुसने दिया गया, आज मोदी वो शख्स है न सिर्फ अमेरिका में, न सिर्फ यूक्रेन में, पूरी दुनिया में, रूस में। ठीक है, आपने अपनी बात रखी। विवेक श्रीवास्तव बहुत देर से इशारा कर रहे हैं, उसके बाद एक क्वेश्चन है। एक मिनट विवेक भाई सुन लीजिए, इतना उतावलापन नहीं। एक सवाल मैं ऐड करता हूं कि आपने थोड़ी देर पहले कहा इस्लामोफोबिया, आप बार बार हिंदू 85% जैसे उन्होंने गुनाह कर दिया, इतना हिंदुओं से क्या डर, इतना क्या? नहीं, हिंदुओं से कोई डर नहीं है, कोई डर नहीं है हिंदुओं से। एक अनसिविलाइज्ड नेशन जैसे पाकिस्तान है और उसमें और इंडिया में क्या फर्क है? फर्क ये है कि एक डेमोक्रेसी में मेजॉरिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि माइनॉरिटी कम्युनिटी कंफर्टेबल फील करे, सुरक्षित फील करे। क्या पाकिस्तान को सिविलाइज्ड कहेंगे? आप नहीं कहेंगे। आप इसलिए नहीं कहेंगे क्योंकि वहां की माइनॉरिटी सुरक्षित नहीं है। एक सेकंड प्लीज, फिरोजी एक सेकंड आप बोलिए। एक सेकंड सर, एक सेकंड रुक जाइए ना प्लीज। हाँ, क्या कर रहे हैं फिरोज भाई? एक मिनट रुक जाइए। देखिए, मैं ये बात सिर्फ कह रहा हूं, हम एक सिविलाइज्ड डेमोक्रेसी है, हम एक नहीं आप आ गए, मैं समझ गया। आप सुनिए। नहीं, आपका प्रोपेगेंडा बहुत साफ हो गया। सुन लीजिए, एक मिनट रुक जाइए। पाकिस्तान, अरे सुन लीजिए ना सर, एक मिनट। फिरोज भाई, आपने क्या कहा? पाकिस्तान अनसिविलाइज्ड है क्योंकि वहां पर माइनॉरिटी सुरक्षित नहीं है। आपने कहा हम सिविलाइज्ड है, मतलब यहां पर माइनॉरिटी सुरक्षित है। हो गया, साफ है बात। फिर तो नहीं रहनी नहीं चाहिए, सुरक्षित है, सुरक्षित है। नहीं, आप खेलिए मत, सर आप मुझे बोलने दें। जो हिंदू राष्ट्र का एजेंडा लेकर के आरएसएस आई है, उसमें आगे आने वाले समय में और अभी भी एक माइनॉरिटीज के साथ दोहरापन दिखाया जा रहा है। अरे ये खेल मत खेलिए सर। एक एंटनी कह रहे हैं कि दोहरा रवैया मेजॉरिटी के साथ है, आप माइनॉरिटी पर खेलने लगे। अच्छा, आतिकुर रहमान, एक मिनट। आतिकुर रहमान फिरोज भाई के साथ, आपने फिरोज भाई सुने, फिरोज भाई मैं आपका बहुत सम्मान, बहुत बड़े हैं, मैं बहुत सम्मान करता हूँ फिरोज सर का, हमसे बहुत बड़े हैं और बहुत एजुकेटेड आदमी है, बहुत ज़हीन आदमी है, बहुत बार हम साथ रहे हैं। फिरोज भाई मेरी बात सुनिए, इसी डिबेट में अभी यह कहा गया कि साहब ऐसी रिपोर्टें आई हैं कि अगर मुसलमान बाहुल्य क्षेत्र है तो हिंदू सुरक्षित नहीं है। इसको इस्लामोफोबिया नहीं कहेंगे क्या? नहीं, अगर मैं कहूं क्या प्रतिक्रिया है? शहजाद ने बात कही थी, वो आपको जवाब देते हैं, फिर मैं अतिकुर रहमान का रुख करता हूं। शहजाद ने बात कही थी, मैं संगीत रागी जी ने जो बात कही बिल्कुल 100% सही है। मैं आपको बताता हूं, क्योंकि विवेक जी ने इसका उदाहरण दिया, उन्होंने पाकिस्तान और भारत का उदाहरण देकर ही साबित कर दिया कि जहां हिंदू बाहुल है वहां पर माइनॉरिटी सुरक्षित है और जहां हिंदू बाहुल नहीं है वहां पर माइनॉरिटी। अरे भाई प्लीज, एक तो यहां पर इंटरप्शन बहुत ज्यादा हो रहा है। राकेश जी एक बात, क्या तरीका है? एक मिनट, सब लोग शांत होइए, सब लोग प्लीज। क्या तरीका है राकेश जी? थोड़ा नहीं होता है चीख चिल्लाहट, प्लीज। राकेश जी, शहजाद 10 सेकंड, फिर एक क्वेश्चन मुझे लेना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हर बात में राकेश जी उन्होंने हमारा जिक्र किया है तो मैं ठीक है, 10 सेकंड बोल दूं। शहजाद प्लीज रुक जाइए। संगीत रागी, देखिए पाकिस्तान में और बांग्लादेश में जो हिंदुओं की जनसंख्या थी वो आज 70 साल में कम होकर के यहाँ पर हिंदू भाग गए हैं। भारत के अंदर मुसलमानों की जनसंख्या 9% थी। विभाजित भारत के बाद मुसलमानों की जनसंख्या भारत में 9% थी, आज 18 और 20% के पास हो गई है। तो ये अपने आप में एक बड़ा प्रमाण है कि जो मुस्लिम बहुल इलाके से हैं वहाँ हिंदू भागते हैं और जो हिंदू बहुल इलाका है वहाँ मुसलमान सुरक्षित रहते हैं। 2014 के बाद ही सब गड़बड़ क्या? एक क्वेश्चन है, एक वाक्य सिर्फ कहना चाहता हूँ, एक वाक्य जल्दी प्लीज। विवेक जी से एक चीज पूछे कि यहाँ पर तो इस्लामोफोबिया का राग अलापते हैं, जिंजियांग प्रोविंस में मुसलमानों को गैस चेंबर में डालकर उनको मोहम्मद नाम नहीं रखने दिया जा रहा है, दाढ़ी काटी जा रही, कुरान पढ़ने नहीं दिया जा रहा है, वो इस्लामोफोबिया है कि नहीं? विचारधारा वो इस्लामोफोबिया है या नहीं है? ठीक है, बिलासपुर से पीयूष का सवाल है। नहीं प्लीज, विवेक की बात तो नहीं, बिलासपुर से पीयूष का सवाल है। यह क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। भारत जोड़ो यात्रा में अब महबूबा मुफ्ती भी शामिल हो रही हैं, क्या तिरंगा उठाकर कसम तोड़ेंगी? तहसीन भाई बताइए। अमेरिका, चाइना और रूस की यात्रा है, सबसे आगे है। ये थोड़ी आरएसएस है। तहसीन, आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी कि आप भी वही काम करेंगे। मेरा एक सवाल है, तहसीन, शहजाद जी से एक सवाल। फिरोज भाई तहसीन की बात पूरी होने वाली है। तहसीन 10 सेकंड पूरा करिए। तहसीन, संगीत रागी जी वो कुछ बोल रहे हैं, 10 सेकंड जल्दी पूरा करिए। देश में एक निशान, मैं माननीय मोदी जी का सम्मान करता हूं कि उन्होंने
370 की धारा हटा दी। लेकिन वही मोदी जी नागालैंड को, टाइम्स नाउ को कहा था कि हम स्पेशल अग्रीमेंट कर रहे हैं, आज तक दिखाए नहीं अग्रीमेंट। ठीक है, और रिपोर्टें आई ठीक है सर, वक्त नहीं है। शहजाद 10 सेकंड आखिरी आपकी बात। ठीक है, हो गया शहजाद 10 सेकंड। देखिए, मुझे लगता है कि भारत जोड़ो का सबसे बड़ा अभियान अगर कोई है तो 370 हटाना। नेहरू जी बोलकर गए थे, साहब ने घिसते घिसते घिस जाएगा। तो अब बताइए, तहसीन 370 के हटाने में आप और महबूबा जी साथ में है ना? चलिए, खैर तहसीन ने दावा किया है कि महबूबा मुफ्ती भारत जोड़ो यात्रा में तिरंगा उठाकर चलेंगी। अगर ये होता है तो ये वाकई बड़ा परिवर्तन होगा और ये देखना होगा तहसीन के दावे में कितना दम है। चलिए, वक्त इतना ही। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आगे